मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज के इस कार्यक्रम में जो लॉ कॉलेज का उद्घाटन है उसमें सम्मिलित हुआ हूँ और इसके लिए मैं अरविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, संजीव जी को धन्यवाद देता हूँ जो माध्यम बने और यहाँ आने का मौका मिला। अरविंद जी और इस संस्था के संस्थापक और इनके बड़े भाई जिन्होंने उनके बाद चार्ज संभाला, ये लोग केरला से इनका संबंध है। केरला हमारे देश का ऐसा राज्य है जहाँ 100% साक्षरता है और ये 100% साक्षरता का इतिहास बिहार की तरह कई हजार साल पुराना नहीं। बिहार में तो 1000 साल से भी ज़्यादा 2000 साल के पास ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ दुनिया से चल के छात्र आते थे। लेकिन केरला में जो कुछ भी क्रांति हुई है ये पिछले 100 वर्ष में हुई। श्री नारायण गुरु और सेंट चावरा केरला का समाज भी शायद वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो उत्तर भारत के राज्यों से भी ज़्यादा पीड़ित करने वाली थी। इतनी ज़्यादा कि 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद वहाँ गए, 3 दिन रुकने के बाद जिस दिन जा रहे थे कहा ये राज्य नहीं है, ये तो भ्रंतालय है। भ्रंतालय कहते हैं पागल खाने को। चूँकि इतनी ज़्यादा सामाजिक प्रतिबंध थे और स्वामी विवेकानंद अद्वैतवाद के प्रणेता थे जो मानव दिव्यता, मानव प्रतिष्ठा, बंधुता और समता जिसको स्थापित करना जिसका लक्ष्य है, निश्चित तौर पे उनके अंतःकरण को वो सब स्वीकार नहीं था जो उन्होंने वहाँ देखा था, इसलिए उन्होंने कड़े शब्द इस्तेमाल किए। लेकिन केरला के 100 साल के इतिहास में 2 ऐसी विभूतियाँ आईं। श्री नारायण गुरु उस समाज के उस हिस्से से आते थे जिनकी महिलाओं को ब्लाउज पहनने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उन्होंने समाज में कोई कड़वाहट पैदा नहीं करी। उन्होंने खालिस जो मिशन, द्वैत मिशन आपका है यहाँ, उन्होंने अद्वैतवाद के हथियार को अपनाया और कहा कि ये बताओ अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि से मानते हो या नहीं मानते। वो अगर कहते शायद कि दुनिया बदल गई है, पश्चिमी देशों को देखो, मुझे नहीं पता कि वो कितना कामयाब हो जाते। लेकिन उन्होंने भारत की एक समस्या थी, उसको भारत की परंपरा और भारत के दर्शन में उसका समाधान ढूंढा और वो ऐसा अपील किया लोगों को कि समाज में कोई तनाव हुए बगैर तथा कथित बड़ी जातियों के लोग श्री नारायण गुरु के शिष्य बन गए, श्री नारायण गुरु के पैर छूने लगे उनके जीवन में ही, और समाज में एक परिवर्तन की लहर दौड़ गई। कैसा परिवर्तन, आपको सुन के आपको आश्चर्य होगा। जो समता का भाव,
मानव प्रतिष्ठा का भाव मैंने कम केरला में देखा, वो मैं आज भी कहता हूँ हमारे सब के लिए, दूसरे राज्यों के लिए हम उसका अनुपालन करें, इसकी शिक्षा देता। मैं एक बार, कुछ ऑफिसर थे बैठे हुए, मैं इसकी प्रशंसा कर रहा था, तो चीफ सेक्रेटरी ने, मैंने कहा कि भाई देख के तबीयत खुश हो जाती है, जो आदमी सबसे नीचे पद पे काम कर रहा है, राजभवन में माली है, चपरासी है, वो बहैसियत इंसान के, मानव के, अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। हाँ, काम बटे हुए हैं, इसमें क्या खास बात है। तो चीफ सेक्रेटरी विश्वास मेहता जी थे राजस्थान के, मुझसे कहने लगे, सर मैं आपको बहुत मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। 4 दिन पहले मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा अंग्रेज़ी में, कहा सर आपकी और मेरे बीच में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, क्या अंतर है आपके मेरे बीच में। आपने आईएएस का इम्तहान लिखा और मैंने फैसला किया कि मुझे आईएएस नहीं बनना है, मुझे ड्राइवर ही पसंद है। वो अपने आप को कम नहीं मानता, ड्राइवर है चीफ सेक्रेटरी का। और महिलाओं में, रास्ता चलती महिलाओं में जो विश्वास नजर आता है, आत्मविश्वास, वो बड़ा प्रेरणादायक। इसी तरह शिक्षा, क्यों शिक्षा केरला में इतने कम समय में 100% साक्षरता कैसे आ गई। वहाँ पे एक संत थे चावड़ा, वास्तव में मलयालम में और तमिल में स्कूल का नाम है पल्लीकूडम। पल्ली कहते हैं वो जगह जहाँ उपासना की जाए। चर्च को भी पल्ली कहते हैं, मंदिर को भी पल्ली कहते हैं, मस्जिद को भी पल्ली कहते हैं। कोई भी पूजा घर हो उसको पल्ली कहते हैं। सेंट चावरा ने एक आदेश जारी किया, अब से कोई 80 साल पहले, कहा कोई पूजा घर नहीं बनाया जा सकता जब तक उससे मिला हुआ एक बड़ा हॉल नहीं होगा जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जा सके। इसलिए मलयालम भाषा में और तमिल में भी उसका असर हुआ कि उसका स्कूल का नाम ही हो गया पल्लीकूडम। कूडम कहते हैं कमरे को और पल्ली कहते हैं पूजा घर को। पूजा घर के साथ लगा हुआ कमरा बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयोग होगा। पूजा घर बन नहीं सकता जब तक उसके साथ बच्चों की शिक्षा का इंतजाम न किया जाए। और उन्होंने क्या कहा संत चावरा ने, उन्होंने कहा इसके बगैर तो बनाओगे नहीं अब, और मैं अपना पूरा जीवन केवल और केवल बच्चियों की नारी शिक्षा पर के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला हूँ। अगर लड़कियों को न पढ़ाया गया होता तो 100% साक्षरता 100 साल के अंदर असंभव काम। लेकिन जब माएँ शिक्षित हो गईं तो बच्चों को तो शिक्षित होना ही, उन्हें बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। क्योंकि नहीं, मैं तो सिर्फ बच्चियों को पढ़ाऊंगा और हर वर्ग की बच्चियों को पढ़ाऊंगा। जान को खतरा हुआ, उन्होंने कहा नहीं, मार डालो। तो मैं ये बताने के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूँ,
नारी शिक्षा का क्या महत्व है। केरला केरला बन गया नारी शिक्षा के कारण। हम अपनी बच्चियों की शिक्षा को, हम बेटे को प्राथमिकता दें, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं। और ये काम हमारे, अब क्या कहूँ मैं, बदकिस्मती है कि ये काम सबसे ज़्यादा माएँ करती हैं। बेटे को अच्छा खाना खिलाएंगी, बेटी को बचा कुचा दे देंगे। ये इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। आप इतना बड़ा शिक्षा का काम कर रहे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। और आप बुनियादी तौर पे आप अद्वैतवाद को मानते हैं। अद्वैतवाद क्या है? भारतीय दर्शन का अगर कोई मर्म है तो वो अद्वैतवाद। अद्वैत, आदि शंकर कम उम्री में निकले केरला से, पूरे देश का भ्रमण किया। पूरा देश राजनीतिक दृष्टिकोण से टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। मन में चिंता हुई होगी। उन्होंने घूम के पूरे देश में 4 बिहार भी आए। मंडन मिश्रा के साथ जो उनका संवाद है वो यही हुआ है। उनकी पत्नी जिसमें जज थी मंडन मिश्रा की, उन्होंने 4 मठ स्थापित किए पूरे देश में। और चारों हम बड़े गर्व से कहते हैं, शंकराचार्य ने देश की एकता को संगठित करने के लिए, चेतना पैदा करने के लिए 4 मठ स्थापित किए। बिल्डिंगों से एकता नहीं स्थापित होती। आदि शंकर का कारनामा है कि उन्होंने वेदों से, 4 वेदों से 4 महावाक्य लिए और एक एक मठ को एक एक वाक्य दिया, महावाक्य दिया, वाक्य नहीं महावाक्य। एक शाश्वत सत्य जो केवल भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए उतना ही प्रासंगिक है। अहम ब्रह्मास्मि। जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उस दिन पता चल जाएगा ब्रह्म मैं ही हूं, ब्रह्म मुझ में है। तत्त्वमसि, वही ब्रह्म तुम्हारे अंदर है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, और ब्रह्म और कुछ नहीं, प्रज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, प्रज्ञा है। कहीं बाहर बैठी हुई कोई ताकत नहीं है। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये शरीर ब्रह्म का मंदिर। अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और एक दूसरी जगह शंकर ने कहा, श्लोकार्धेना प्रवक्ष्यामि यदा बंता ग्रंथा कोटिशः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा ना परा। मैं तुम्हें एक सनातन सत्य बताता हूँ, आधी लाइन में, आधे श्लोक में। और वो क्या है? वो सत्य है जो हजारों किताबों में को मिला के तुम सीख सकते हो। मैं तुम्हें एक लाइन में बताता हूँ, आधे श्लोक में। वो क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। झूठ नहीं कहा है, मिथ्या कहा है। जीवो ब्रह्मेवा ना परा, और जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आज की तारीख में मैं नहीं कह सकता कि अंतर नहीं है, लेकिन जिस दिन मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा,
जिस दिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षेमं वहाम्यहम्। जो कोई मेरी पूजा, मेरी अर्चना, मेरी आराधना इस तरह करता है, मेरे इस रूप में करता है कि मैं सबके अंदर विद्यमान हूँ, उसके पास जो कुछ है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और जो उसकी अभिलाषा है उसे पूरा करता हूँ। ये भारत का, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये हमारी धरोहर है। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश है। पूरी दुनिया में केवल व्यवहारिक रूप में नहीं, सिद्धांत के रूप में हमारा गोरा रंग है, दूसरे हमसे कम हैं। हम ये भाषा बोलते हैं, जो ये भाषा नहीं बोलते वो हमसे कम है। हम इस तरीके से अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपनी इबादत करते हैं, दूसरे जो नहीं करते उनके लिए मोक्ष नहीं है। भारत ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने पूरा हमारे दर्शन का सार उद्धृत कर दिया जब उन्होंने पार्लियामेंट की, रिलीजन की पार्लियामेंट में शिकागो में कहा, मैं उस देश से आता हूँ, उस वक्त हमारी आबादी 35 करोड़ थी, कहा जहाँ 35 करोड़ लोग अपनी दिनचर्या इस प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, रुचि नाम वैचित्रिया दिर्जो कुटिल नाना पज्जुशाम निर्णाम एको गम्यस्तमसी पैसा मर्णव एक। प्रभु जिस तरह विभिन्न नदी नाले चश्मे अपने अपने स्रोतों से निकलकर सीधे टेढ़े रास्ते लेते हुए सागर में लीन हो जाते हैं, हम मनुष्य भी अपनी अपनी प्रकृति, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार रास्ता तय करते हुए प्रभु तुझी में लीन हो जाते हैं। हमने ये नहीं माना कि अनंत के मुक्ति का, मोक्ष का एक ही रास्ता है। हमने केवल हरि को अनंत नहीं माना, बल्कि हमने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को अपने दामन में समेट सकती है। पूरी दुनिया भूखी है ऐसे संदेश के लिए जो सबको एक नज़र से देख सके। वो संदेश दुनिया में कहीं है तो वो भारत में है, वो अद्वैतवाद में है। तो मुझे इसलिए खुशी है यहाँ आकर कि जब ये कॉलेज ही अद्वैतवाद मिशन ने बनाया है, तो फिर ये अपने छात्रों में भी, विद्यार्थियों में, इस संस्था से संबंधित लोगों में इसी भावना का संचार करने की कोशिश करेंगे, जो वाहक बन जाएंगे इस संदेश को देने का अपने देश में, और आने वाले दिनों में कौन जाने उनमें से कितने विदेशों में काम करेंगे, वो उनका संपर्क होगा, वो वहाँ भी उस संदेश के वाहक बन जाएंगे। एक आते में मैं सोच रहा था कि लॉ कॉलेज में कानून पढ़ाया जाता है, विधि पढ़ाई जाती है। पार्लियामेंट में क्या होता है? कानून बनाने का काम होता है। असेंबली में क्या होता है? कानून बनाने का काम होता है। तो शायद आने वाले दिनों में इसकी भी ज़रूरत हो कि कानून बनाने वाले पहुंचते हैं वहाँ चुनाव के ज़रिए, लेकिन शायद हमें अपने समाज में एक चेतना पैदा करने की आवश्यकता है कि जब हम पार्लियामेंट में या असेंबली में या सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो हमें किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ध्यान करिएगा, आप कोर्ट में जाते हैं, वकील अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। अगर करेगा
तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा है कि उसके साथी समाज उसको हे दृष्टि से देखेगा कि तुम्हें ये भी नहीं आता कि जजों के सामने कैसे बोला जाता है। अगर हमारी अपेक्षा अपने वकीलों से है जो अदालत में जाते हैं और कानून को अपनी समझ के अनुसार व्याख्या करते हैं, तो हमें क्या उनसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिनके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी है कि वो मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। अपने देश की संस्थाओं के लिए, अपने देश के उच्च पद पर बैठे हुए लोगों के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, ये क्या दर्शाता है? मैं राजनीति पे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है राजनीति में, किसी के ना विरोध में ना किसी के पक्ष में। लेकिन हम ऐसे शब्दों को का इस्तेमाल करें जो स्तर से गिरे हुए हों, और हमारे यहाँ खड़े हुए मीडिया भाई ये ना समझे मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, लेकिन हमारे बड़े पत्र उन नारों को छाप रहे हैं। ये संसद की भाषा है, चोर वगैरह वगैरह, ये क्या है? ये भारत प्राचीन संस्कृति है और हमारे ऋषियों ने कहा है वाक् पिबद्धो ही संसारे। बोलने की कला से पूरी दुनिया के जो मामले हैं उनका निस्तारण किया जाता है। ये बोलने की कौन सी कला है कि मैं जिसका विरोधी हूँ उसको गाली देने लगूँ, उसके लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगूँ? लेकिन ये चीज़ें सुधर नहीं सकती। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब तक लोक का दबाव नहीं होगा तब तक ये चीज़ें सुधर नहीं सकती, क्योंकि लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है। और लोकलाज किस चीज़ में महसूस होती है? क्या चीज़ हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति के खिलाफ है? अगर मैं वैसा कुछ काम करता हूँ तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे स्पष्ट शब्दों में कहिए कि ये काम आपने गलत किया। तभी हम अपनी परंपराओं को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं जितना समय मुझे था उससे मैं ज़्यादा ही बोल लिया हूँ। मैं कॉलेज के प्रबंधन को, कॉलेज के विद्यार्थियों को, यहाँ पर पढ़ाने वालों को, जो लोग इस काम में सहायक हैं उन सबको, और यहाँ आए हुए सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।